निर्देशांक ज्यामिति की सारे जितने भी एक्सरसाइज है सारे एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं बल्कि सारे एग्जाम्पल जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसको भी देखेंगे और इसके बेसिक चीजों को भी जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में और भी कुछ चीजों को जानेंगे। और इसमें इसी वीडियो में इस वन शॉट में ही पूरे चैप्टर को इसके लिए हम लेकर के आए हैं वन शॉट, जिसमें इस चैप्टर के हम लोग एक रिवीजन की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने भी एग्जाम्पल है उसको और कुछ बेसिक चीजें जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं उन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो क्लास 9th में हम लोग ने निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ चुके हैं। लेकिन क्लास 9th में हम लोगों ने क्या सीखा था? क्लास 9th में हम लोग ने सीखा था कि अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उसको हम लोग ग्राफ पेपर पर कैसे दर्शाते हैं। अगर आपको याद है तो उसका बहुत ही यूज है यहाँ पर, अगर नहीं याद है तो मैं चलिए हम उसको बताते हैं कि किसी भी पॉइंट को निर्देशांक पर कैसे दर्शाते हैं, किसी पॉइंट को निर्देशांक एक्स एंड वाई एक्सिस पर कैसे दर्शाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो हमारे पास रेखा है हमारे पास दो अक्ष है, ये वाई एक्सिस होता है और ये हमारे पास क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। एक्सिस का मतलब अक्ष होता है, ठीक है। अब इसमें जो ये बिंदु होता है ना, इस पे यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं जीरो। ये होता है मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। और ये सब हमारे क्या होते हैं? अक्ष होते हैं, जिसे हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। क्या? वाई अक्ष। इसको इंग्लिश में हम लोग एक्सिस भी बोलते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब चलिए इसमें कुछ और बातें जानते हैं। देखिए ये है पूरा एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पर इस तरफ, अगर इस तरफ जितने भी नंबर होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट दे करके मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6, तो एक्स अक्ष पे ये जो होता है ना, ये धनात्मक दिशा होती है। यहां पर जितने भी होते हैं ना सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं एक्स अक्ष पे। लेकिन एक्स अक्ष के विपरीत दिशा में, एक्स अक्ष के विपरीत दिशा में यही सारे नंबर्स क्या होते हैं? निगेटिव में होते हैं, यानी ऋणात्मक में होते हैं। यानी यहां पर अगर हम दिखाएं तो हम दिखा सकते हैं -1 -2 -3 -4 और -5 ऐसे करके। और ठीक उसी प्रकार वाई एक्सिस में भी होता है। वाई एक्सिस में क्या होता है? वाई एक्सिस में जो ऊपर वाला होता है वो धनात्मक होता है, वो पॉजिटिव होता है। उस पर जितने भी नंबर होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। जैसे यहां पर हम ऐसे लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। और वाई एक्स के विपरीत दिशा में नीचे जो होते हैं ना, ये सब निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। यानी -1 -2 -3 -4 -5 और -6 और -7। ये तो हम लोगों ने देख लिया। ये होते हैं एक्स अक्ष, ये होते हैं एक्स अक्ष और ये होते हैं वाई एक्सिस, ठीक। एक्स अक्ष के इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, जो होता है 0,0। ये इसका मूल बिंदु होता है ना 0,0, इसको कोऑर्डिनेट होता है। अब देखिए एक्स अक्ष का जो धनात्मक पार्ट होता है ये होता है और इसका ऋणात्मक ये होता है। और ये सब जानते हैं क्या है? ये जो होता है ना, ये सब इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? हमको पता है। पूर्णांक क्या होते हैं? कि शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं और शून्य सहित सभी ऋणात्मक संख्याएं हमारी इंटीजर होती है, पूर्णांक होती है। तो अगर क्लास 9th में हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर नंबर दे दिया था, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 4,5 और ये क्लास 9th में हम लोग ने इस बिंदु को इस अक्ष पर दिखाया कि ये बिंदु जो है ये है कहाँ इसमें, इसको हम लोग सीख चुके हैं क्लास 9th में। तो सबसे पहले देखिए जो ये कोऑर्डिनेट दिया है, जो निर्देशांक दिया है, इसमें जो पहला वाला होता है ना वो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है। क्या होता है? एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है। और जो दूसरा होता है वो वाई अक्ष का निर्देशांक होता है, ठीक। और ये दोनों इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो पहला होता है ना वो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है और दूसरा होता है क्या होता है? वाई एक्सिस का निर्देशांक होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसमें कि ये 4,5 यानी 4,5 कहां पे है इस निर्देशांक ज्यामिति में। तो चलिए देखते हैं। जो यहाँ पर x का निर्देशांक 4 दिया है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो x की वैल्यू है, x का कोऑर्डिनेट है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है,
तो x की वैल्यू जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये यहाँ पर 4 है जो कि x अक्ष में धनात्मक दिशा पर है। और बात करते हैं y एक्सिस की, तो y एक्सिस में 5 पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, ये रहा हमारे पास 5। अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको ऐसे डॉट डॉट से लेके जाते हैं, ध्यान से देखिए, और इसको यहां से लेके आएंगे, और ये जो यहां पर बिंदु मिला ना, ये बिंदु, ये पॉइंट, यही हमारा पॉइंट 4,5 है। और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्लास 9th में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं। अब चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हमको कौन सा पॉइंट कहाँ है उसको थोड़ा देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया, -4,5, -3,2, -2, -3, ऐसे कुछ लिए हैं जिसको हमको, ये सारे पॉइंट्स को हमको इस पर दिखाना है कि वो पॉइंट्स कहाँ पे हैं। तो चलिए देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि -4,5, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो x जो पहला होता है वो क्या होता है, x का निर्देशांक होता है, x अक्ष की निर्देशांक होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये x अक्ष का तो निर्देशांक है, लेकिन ये ध्यान से देखिए तो ये निगेटिव है तो इधर जाएगा, और ये रहा हमारे पास ये -4 का पॉइंट, तो ये हमारे पास माइनस। अब y का देखते हैं, y कहाँ है, y है पॉजिटिव, ऊपर जाएगा और यही बिंदु है। तो -4 और 5 इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे और 5 को ऐसे लेके आएंगे, ये दोनों यहाँ पर जहां पे मिल जाती है यही हो जाता है -4,5। और बात करें -3 और -2 की, तो -3 पहले x अक्ष का निर्देशांक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या है, -3 है, और 2 की बात करें तो यहाँ पर है, ये जाएगा सीधा ऐसे और ये जाएगा ऐसे, और ये जो दोनों बिंदु यहाँ पर मिल गई, यही हो गया हमारे पास क्या, -3,2। यहाँ पर कह रहा है -2, -3, पहला जो है क्या है, x अक्ष का निर्देशांक है, और दूसरा क्या है, y एक्सिस का निर्देशांक है। अब देखिए x अक्ष का निर्देशांक -2 है, यहाँ पर ध्यान से देखिए -2 है, तो ये रहा हमारे पास -2 मिल गया, और y अक्ष का निर्देशांक -3 है, तो ऊपर ना जाकर के नीचे आएंगे, तो -3 का यहाँ पर है। अब हम इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, तो इसको हम लेकर के आएंगे ऐसे, और ये 3 का ऐसे, तो ये जो बिंदु यहाँ पर मिला जहां पर कट कर रही है, ये हमारे पास ये बिंदु आ गया कितनी, -2,3। उम्मीद करते हैं कि क्लास 9th में हम लोग ने जो चीज पढ़ा उसको हम लोग कवर कर लिए। ये था, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग जितना भी पढ़ेंगे इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्योंकि हमको ये नहीं पता होगा तो हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 9th क्लास में ये बहुत बेसिक चीज होती है कि अगर कोई पॉइंट है तो उसको हम लोग निर्देशांक के ग्राफ पेपर पर कैसे दर्शाते हैं। तो हमको एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस होता है और ये हमारे पास y एक्सिस होता है। ये जो x एक्सिस का जहां पर कट करती है वो क्या होता है, हमारा मूल बिंदु होता है, जो 0,0 जिसका कोऑर्डिनेट होता है। अब x अक्ष के, अब ये मूल बिंदु के इधर जितने भी अंक होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, और इसके आउटसाइड में जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। अगर y एक्सिस में ऊपर जितने होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं और नीचे सारे निगेटिव होते हैं। और किसी पॉइंट को हम लोग कैसे दर्शाते हैं ये हम लोग ने देख लिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th की तरफ। क्लास 10th में हमको क्या क्या पढ़ना है उन चीजों को देखते हैं। तो दोस्तों जो क्लास 10th में है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, देखिए इस चैप्टर में मात्र 3 फॉर्मूलेज हैं, और 3 फॉर्मूलेज हैं और 3 एक्सरसाइज हैं, यानी बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में इसका अगर बात करें तो बहुत ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शॉर्ट चैप्टर है, और इसमें ज्यादा लॉन्ग चैप्टर नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, देखिए हमको पढ़ना क्या, कौन कौन से 3 टॉपिक है उसको देखिए। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है दूरी सूत्र। इस पर हम एक एक्सरसाइज दिया हुआ है पूरे दूरी सूत्र पे। अगर दूसरा बात करें तो हमारे पास है विभाजन सूत्र। और थर्ड की बात करें तो वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमारे पास 3 टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है इस पूरे वीडियोज में, और इसकी सारी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आपको मैं बता दूं कि क्लास 10th के जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर के वन शॉट लेकर के आ रहे हैं आपके इसी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ये जो हमारे पास है दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए देखते हैं इसको।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र की बात करते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है और दूरी सूत्र में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले सीखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ यहीं पे बता रहा हूँ। देखिए दूरी सूत्र क्या होता है कि अगर यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है ए और एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है बी, और यहाँ पे कहे अगर कि ए और बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या कह दे, ए और बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दे दे, और ए का कोऑर्डिनेट दे दे, जैसे 2,3 दे दे या 3,2 दे दे, ऐसे दोनों का निर्देशांक दे दिया गया हो और फिर कहता हो कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करिए, तब हम लोग दूरी फॉर्मूला का प्रयोग करके यानी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ए और बी के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं। लेकिन दूरी सूत्र होता क्या, चलिए उसको देखते हैं। देखिए आपको सबसे पहले हम बताए थे कि अगर कहीं भी निर्देशांक दिया हुआ हो तो उसमें जो पहला जो होता है ना, ये होता है एक्स का निर्देशांक, और दूसरा जो होता है हमारे पास वाई का निर्देशांक होता है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये भी क्या है, एक्स का निर्देशांक है, और ये क्या है, वाई का निर्देशांक है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं, यहाँ पर दो निर्देशांक दिया गया है तो हम लोग बोलते हैं ये है x1, ये होता है x2, ये होता है y1 और ये होता है y2। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, फॉर्मूलाज क्या होता है। अगर ए और बी की बीच की दूरी निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट लगाते हैं और x2 में से x1 को घटाते हैं, या x2 में से x1 को माइनस करके उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। कैसे, देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम इसको x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं और y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास एकदम छोटा सा जो फॉर्मूला है, ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, और इसका यूज करके हम इनके बीच की दूरी को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे देते हैं, और इस पे हर साल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। तो ये रहा हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बात आती है विभाजन सूत्र कि विभाजन सूत्र क्या होता है। तो चलिए उसको सबसे पहले देखते हैं। हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, दूरी सूत्र। अब बात करते हैं विभाजन सूत्र। मान लीजिए कि यहां पर एक बिंदु दी गई है ए, और यहां पर हमारे पास एक बिंदु एक दी गई है पॉइंट बी। सॉरी, चलिए यहां पर इसको रख देते हैं, इसको उठा देते हैं, ये हमारे पास, और दोनों का कोऑर्डिनेट दे के रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है 2,3, यहाँ पे 5,7 दे दिया है, और कह रहा है ना कि ये जो बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु P है जो M1 अनुपात M2 में इस रेखाखंड को विभाजित करता है। क्या करता है, M1 अनुपात M2 में इसका अनुपात में इस रेखाखंड को विभाजित करता है। तो बताइए कि P का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए इसके लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग। विभाजन सूत्र क्या होता है कि ध्यान से देखिए, विभाजन सूत्र क्या होता है। हमारे पास, हमको पता है कि ये होता है कि हमारे पास x1, ये होता है x2, ये होता है y1 और ये होता है y2। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आएगा। या कह सकते हैं इसको m अनुपात n में विभाजित करता है। क्या करता है, m अनुपात n में विभाजित करता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, जरा ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले याद करने का भी ट्रिक बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले होता है m, उसके बाद x प्लस n इंटू x, और बट्टे में क्या होता है m प्लस n। ठीक, अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर लगाते हैं mn हो गए, यहां पर लगाते हैं x2, यहां पर लगाते हैं x1, क्या लगाता है x1, और ये हमारे पास होता है। अब y फंक्शन के लिए, अब y के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहां पर फिर से लगाते हैं क्या, m y प्लस n y
और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं 2 और यहाँ पर हम लोग लगाते हैं 1 और उसके बाद इसमें y का प्रयोग करते हैं और m प्लस n कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाता है विभाजन सूत्र। फॉर्मूले को अच्छी तरह से नोट कीजिए, अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए देखते हैं, अब हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बच गया। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला हो गया और एक दूसरा फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। जब हम क्वेश्चन उस पर सॉल्व करेंगे वहां पर उस फॉर्मूले को हम लोग बताएंगे, इससे ठीक रिलेटेड होता है और वहां पर हम लोग देखेंगे। तो उसके बाद चलते हैं हम एरिया। अब हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल पर चलते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। यहां पर मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसे करके, और इसका ये हो गया मान लीजिए ए, ये हो गया बी और ये हमारे पास हो गया सी, और इसका कोऑर्डिनेट दे के रखा हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2,3 दे दिया हो, यहाँ पर 4,5 दे दिया हो, यहाँ पर 6,7 दे दिया हो, ऐसे करके। तो इसमें कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये हमारे पास होता है x1, ये में होता है x2, ठीक, ये होता है x3, ये होता है y1, ये होता है y2 और ये होता है y3। यानी सेम पैटर्न वैसे ही रहता है। तो इसका जो अगर एरिया अगर हमको निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है, जिसको एकदम हम लोग है तो बहुत बड़ा फॉर्मूला लगेगा, बड़ा है, याद नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग ट्रिक के माध्यम से उस फॉर्मूले को 1 मिनट में यहाँ पर याद करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर इसका हमको एरिया निकालना हो तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। सबसे पहले 1/2 लिखिए, बड़ा ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे लिखिए x कितने हैं, 3 हैं, y माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, सेम ऐसे ही पैटर्न में चलेगा, प्लस x इंटू वाई माइनस वाई और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब देखिए ये हमने लिख दिया यहाँ पर, सबसे पहले x इंटू वाई माइनस वाई, फिर सेम पैटर्न x इंटू एक्स प्लस वाई, x इंटू वाई माइनस वाई, और ऐसे करके हम लोग तीन बार लिखे हैं, क्योंकि 3 यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट दी हुई है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर हम लोग सर्किल बनाते हैं और इस सर्किल में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1, यहाँ पर लिख देते हैं 2, यहाँ पर लिख देते हैं 3, और ऐसे हम लोग चलते हैं। देखिए 1 2 3, यहाँ पर देखिए 1 2 3, 1 को छोड़ देंगे, आप देखिए 2 3 1, 2 3 1, अब 3 को छोड़ देंगे, अब 2 को छोड़ देंगे, 3 1 2, 3 1 2, और ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाता है। बहुत इजी फॉर्मूला है अगर इसको हम इस ट्रिक के माध्यम से समझे तो। ये हो गया हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और ये है वन शॉट। और अब हम चलेंगे डायरेक्ट आपके एग्जाम्पल की तरफ, क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ, कि हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि अब आपके चैप्टर का थर्ड एग्जाम्पल जो है, सबसे तीसरा एग्जाम्पल है, उसको देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक दृष्टि से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके अगर आपकी एनसीईआरटी बुक में, हमारे पास भी एनसीईआरटी की बुक है जिसके थ्रू हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसमें अगर ध्यान से देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 1 को, तो उसमें क्या कह रहा है कि एक 7.6 आकृति दी हुई है जो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें कुछ लाइन भी है जिसको मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि ध्यान से पढ़िए इसको, कह रहा है कि आकृति 7.6 में किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है, जिसमें आसिमा, भारती और कैमिला, ये 3 लड़कियां हैं, क्रमशः 3,1, 6,4 और 8,6 पर बैठी हैं। क्या आप सोचते हैं कि वे एक सीध यानी इन ए लाइन यानी एक सीधी लाइन में बैठी है? सकारण उत्तर दीजिए। कहने का मतलब कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है जिसका नाम है ए, यहाँ पर भी एक लड़की है बी, 6 नंबर पे है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए बी, और यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है सी, ठीक। अब ध्यान से देखिए तो कह रहा है कि इसको हम अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो अगर हम यहाँ पर लाइन इसकी ड्रॉ कर दें, क्या कर दें, लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे,
कह रही कि क्या ये एक सीध में बैठी हुई है लड़कियां, और इसका कोऑर्डिनेट भी हमको दे के रखा है। कोऑर्डिनेट हमको क्या दे के रखा है कि ए की जो दिया है वो है 3,1, और बी की बात करें तो ये है 6,4, और यहां पर अगर बात करें सी की तो सी का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट देके रखा हुआ है वो है क्या 8,6। अब देखिए कह रही क्या एक सीध में बैठी हुई है, क्या ये समरेखी है, एक ही लाइन पर है। कहने का मतलब ये है इन ए लाइन, क्या ये एक ही लाइन पे है, क्या एक समरेखी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम ए से बी की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। बीच की दूरी की फॉर्मूला हमको पता है। उसके बाद क्या करेंगे कि बी से सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, 2 बार हम लोग निकालेंगे, और उसके बाद ज्ञात करेंगे ए से सी के बीच की दूरी। अगर इन दोनों की दूरी इसके बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक सीध में बैठी हुई है या एक संरेख में बैठी हुई है। कहने का मतलब कि अगर ए बी की दूरी हम लोग निकालें बराबर बी सी की दूरी निकालें और फिर ए सी की दूरी निकालें, ये 3 दूरियां हमको निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हम कह सकेंगे कि क्या यह संरेखी है या नहीं है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? ए बी के बीच की दूरी। बीच की दूरी का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए ये जो हमारे पास क्या है, अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है x1 है और ये हमारे पास x2 है, ये y1 है और ये y2 है। अभी हम लोग ए से बीच की दूरी को ही ज्ञात कर रहे हैं अभी। तो देखिए इसमें इसकी फॉर्मूला को पुट करते हैं, देखिए क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि x1 माइनस x2, ये है x1 ये है x2, यानी 3 माइनस 6 की बात करें, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस अब क्या रहे y1 माइनस y2, यानी ये है y1 और ये है y2, यानी 1 माइनस 4, क्या करें 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर करते हैं। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसकी बात करें तो यहां से जाएगा तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी करें तो -3 का होल स्क्वायर, और ए बी की बात करें तो ये हमारे पास हो गया कितना 9। इसको अगर माइनस में अगर स्क्वायर कर देते हो तो पॉजिटिव हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, और अगर 3 का स्क्वायर यहाँ पर भी करें तो ये भी 9 आ जाएगा। ए बी की वैल्यू जो हमारे पास कितनी आ गई 18, कितनी आ गई हमारे पास ए बी की वैल्यू 18 आ गई। और 18 को अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं 3√2, या इसको ऐसे भी हम लोग छोड़ सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखेंगे बीसी की बीच की दूरी निकाल के, इसकी और इसकी बीच की दूरी निकाल, यानी हमको 3 बार बीच की दूरी का फॉर्मूला करके निकालना है। तो जो ए बी के बीच की दूरी हमारे पास आई कितनी आई है √18। अगर इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, जगह की थोड़ी कमी है इसके वजह से हम इसको रफ करेंगे। तो ये हमारे पास याद रखिएगा जो ए बी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है √18, यानी 3√2। अब चलिए हम लोग बीसी की दूरी ज्ञात करते हैं, यानी बी और सी के बीच की दूरी को हम लोग ज्ञात करते हैं। अब हम लोग बीसी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर बीसी की बीच की दूरी ज्ञात करें तो हमारे पास क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, बीसी की दूरी ज्ञात करें अगर तो ये हमारे पास यहाँ पर अब इसको हम लोग चेंज कर देंगे, ये हमारे पास x1 हो जाएगा, ये हमारे पास x2 हो जाएगा, ये हमारे पास y1 हो जाएगा और ये हमारे पास y2 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर दूरी का प्रयोग करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो ये जल्दी याद होगा, और दूसरा होगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और बीसी की वैल्यू ज्ञात करें तो ध्यान से देखिए x1 माइनस x2 यानी 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, और यहां से करें तो यहां से भी हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। बीसी की बात करें यहाँ पर तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4 + 4। बीसी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 8 हो जाएगा, जो कि अगर बीसी की राइट आंसर देखें तो ये हो जाएगा 2√2। कितना हो जाएगा 2√2। अब बीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2√2, और जो हमारे पास एसी की एबी की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी
3√2। इसको याद रखना है ध्यान से, आप ध्यान से रखिए। जगह की कमी की वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पर इसको हम लोग दिखा नहीं पा रहे हैं। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 2√2। और अब हम और AB की बीच की दूरी हम लोग याद किए थे कितना, 3√2। अब हम लोग A से C की बीच की दूरी याद करेंगे। क्या करेंगे, A से C के बीच की दूरी। तो A से C के बीच की दूरी याद करने के लिए हमारे पास x1, ये हमारे पास x2, ये हो गया y1, ये हो गया हमारे पास y2। अब इनके बीच की दूरी हम लोग याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो BC की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2√2। कितनी आई है, 2√2। अब चलिए देखते हैं हम लोग AC के बीच की दूरी याद करके। अब हम लोग क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी याद करेंगे। ये हमारे पास AC है और इसके बीच की दूरी याद करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले भी है। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या बार बार ये हो जा रहा है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब चलिए इसमें हम इसको पुट करते हैं। ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है, ये है y1 और ये है y2। तो x1 माइनस x2 बात करें तो 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर, और y1 माइनस y2 यानी ये हमारे पास क्या है, y1 और ये है y2, यानी 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। और यहाँ से इसको सॉल्व करें तो देखिए 3 माइनस 8 हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बात करें तो ये भी हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5 का होल स्क्वायर। बात करें तो ये हमारे पास 25 हो जाएगा, और ये बात करेगा ये भी 25 हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 50। और 50 को अगर √50 की जो वैल्यू होती है, √50 की जो वैल्यू होती है वो होती है 5√2। कितनी आ गई, 5√2, यानी एक वैल्यू हमारे पास 5√2 आ गई। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये सब रेखी है, हमारे पास तीनों मान अलग अलग है। अब चलिए उसको देखते हैं कैसे पता चलेगा। तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, सॉल्व हो चुका है हमारा पूरा क्वेश्चन। हमारे पास ये रहा हमारे पास AC की वैल्यू, AB की वैल्यू, ये रहा BC की वैल्यू और ये रहा AC की वैल्यू। हमको दिखाना क्या था कि AB और BC प्लस BC बराबर आने चाहिए किसके, AC। ये हमने देखा था कि AB और BC को अगर जोड़े तो वो AC के बराबर आना चाहिए, और जब यह होगा तभी जाकर के यहाँ एक तीनों लड़कियां जो हैं वो एक सीध में बैठी हुई है, इन लाइन में बैठी हुई है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर है 3√, AB की वैल्यू हमारे पास है 3√2, प्लस BC की बात करें 2√2 इज इक्वल टू हमारे पास 5√2 आनी चाहिए। इनको जोड़ते हैं, ये है 3 to 5 और ये है √2 इज इक्वल टू 5√2, और इन दोनों का योग इसके बराबर आ गया। देखिए ध्यान से देखिए, ये भी 5√2 और AC का वैल्यू 5 है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो लड़कियां तीनों हैं वो एक सीध में बैठी हुई हैं। उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि ताकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। कहने का मतलब, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। कहने का मतलब कि आप मान लेते हैं यहाँ पर एक P बिंदु है, क्या है, P बिंदु है, जिसका निर्देशांक हमारे पास कितना है, x, y, और यहाँ से दो बिंदु है, यहाँ पर मान लेते हैं, ये ऐसे कर देंगे, हमारे पास ये है A और ये है B। इसका कोऑर्डिनेट हमको देखिए रखा है 7, 1 और इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास देकर रखा है 3, 5, और कह रहा है कि ये दूरियां समान दूरी, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। यानी A से P की बीच की दूरी जितनी है उतना ही क्या है, B से P की दूरी है। यानी AP जो है ना वो BP के बराबर है। क्या है, AP और BP, AP जो है वो BP के बराबर है। यानी AP इज इक्वल टू BP। बात करें तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। इसको हम लोग साइड में लिखते हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर x, y है जो P बिंदु है,
और यहाँ से हमारे पास दो बिंदु है, एक ए है और एक बी है। इसका कोऑर्डिनेट 7, 1 है और इसका कोऑर्डिनेट जो है कितना है 3, 5 है। और कह रहा है कि ए से पी की जितनी दूरी है उतनी बी से पी की दूरी है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ए पी इज इक्वल टू बी पी कर दिया। अब हम लोग सबसे पहले ए पी के बीच की दूरी निकालेंगे और यहाँ पर बी पी के बीच की दूरी और दोनों को बराबर दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए पी के बीच की दूरी निकालते हैं। बीच की दूरी का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे बराबर। अब बीपी की बात करते हैं, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर दोनों पक्षों में देखें तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये रूट जो होगा वो हट जाएगा। तो हमारे पास बच क्या जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। यहाँ पर फिर से थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ऐसे दिक्कत होगा, वैसे सही तो वो भी है लेकिन या इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। चलिए कह रहा है कि x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 और यहाँ पर भी रूट हट गया तो क्या हो गया x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। अब चलिए हम वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y1 है और ये हमारे पास y2 है। सॉरी चलिए x1 x2 y1 y2। तो चलिए सबसे पहले तो कहते हैं x1 यानी x1 की वैल्यू हमारे पास कितना है x है, प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 7 है, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y1 हमारे पास कितना है y है और अगर बात करें 1 की तो ये है 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर चलते हैं x1 मान लेते हैं इसको, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। अब इन दोनों के बीच की दूरी x1 हमारे पास कितना है x है, x2 हमारे पास कितना है 3 है का होल स्क्वायर कर देंगे और y1 जो हमारे पास है वो क्या है y1 y है और y2 जो हमारे पास है वो क्या है 5 है और इसका कर देंगे हम लोग क्या होल स्क्वायर। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास बन गए, ये सॉरी यहाँ पर माइनस होगा। अब ये हमारे पास बन गए a माइनस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे सब में। हर एक टॉपिक में देखिए 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, हमको पता है 2ab होता है और वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1, क्योंकि ये 2ab होता है। यहाँ पर चलते हैं, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5। ये हमारे पास हो गया। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर जगह नहीं है, इसको अगर यहाँ तक आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए हम लोग ऊपर फिर से इसको बनाते हैं। चलिए हम लोग ऊपर से देखते हैं, नीचे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मिटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर x का स्क्वायर करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अगर करें तो 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर माइनस 7 टू 14x माइनस का 14x प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर बात करें तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, अगर बात करें इसका अगर करें तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9 सॉरी प्लस का 9 और माइनस का 3 टू 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 25 सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ पर इसको थोड़ा हम लोग रफ कर देते हैं 25 और माइनस का हमारे पास 5 टू 10y हो गया। अब चलिए इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कटने वाला हमको दिख रहा है। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ कट सकता है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कट गया। अगर बात करें इसमें यहाँ से वाई, देखिए ध्यान से देखिए, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट गया। और यहाँ पर देखिए 49 और 1 हो गया हमारे पास 50, और माइनस का हमारे पास 14x माइनस का 2y। आगे देखते हैं, ये हमारे पास हो गया 25 और 9 हमारे पास 34 हो गए, माइनस का 6x और माइनस का 10y वैसे ही लिख देंगे। अब चलिए इसको थोड़ा सा और उल्टा देते हैं। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 50 माइनस 14x माइनस 2y, इसको हम सारे को इधर लेके आते हैं। हमारे पास 44 माइनस 6 सॉरी माइनस 44 प्लस 6x और प्लस का 10y। जब इधर लेके आएंगे बराबर की, तो सारी सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, जितने भी सिंबल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस, माइनस का प्लस, माइनस है तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 50 में से 34 अगर घटा दे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 16। 5 से कितना हो जाएगा, 6 में से 4 के 6, ठीक, हाँ ठीक है, ये हमारे पास हो गया 16। इसका और इसका काम खत्म। माइनस का 14x और यहाँ पर हमारे पास 6x, हमारे पास हो गए कितने, माइनस का 8x और यहाँ पर माइनस का 2y, ये भी हमारे पास क्या हो गया, 8y। कितना हो गया, 8y इज इक्वल टू, हम लोग क्या कर दे रहे हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू कर दे रहे हैं 0। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 8 कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास कितना हो जा रहा है, ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर इस 8 को यहाँ पर लेके जाएं तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर अगर आएगा तो 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर इसको पाक्षांतर इधर करें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, जो कि हमारा यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। क्या है, आंसर है। तो एपी हम लोगों ने क्या किया कि ए से पी की दूरी बोला था कि एपी की दूरी और बीपी की दूरी दोनों बराबर हैं, समदूरस्थ हैं, यानी समान दूरी पर हैं। तो हमने एपी और बीपी को बराबर दिखाया और उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, दोनों में दूरी सूत्र का डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूं यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा 7.1 एक्सरसाइज है उसमें का जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल किया, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे। यहाँ पे है कि कह रहा है कि निर्धारित करें कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 समरेखी है। समरेखी मतलब एक ही रेखा में है, कहने का मतलब ये एक लाइन है। इस लाइन में क्या है, ये है ए और यहाँ पर बी ले लेते हैं और यहाँ पर सी लेते हैं। जैसे वो डायग्राम हमने बनाया था एग्जाम्पल नंबर तो मान लीजिए कि इसका हमारे पास कोऑर्डिनेट देके रखा 1,5, 2,3 और यहाँ पर इसका देके रखा है -2,-11। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमको दिखाना क्या है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। यानी सबसे पहले हम ए और बी के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे, उसके बाद बी और सी के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे, फिर ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ए बी और बी सी की दूरी को हम लोग ऐड कर देंगे, देखेंगे अगर बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, समरेखी होगा, यानी एक ही रेखा में होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा सेम पैटर्न, ऐसे जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल 3rd किया वैसे इसको ही बताया। ये हो गया हमारे पास x1, ये हो गया x2, y1 y2। और जब हमको इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी हुई तो हम लोग इसको x1 बोल देंगे, इसको x2 बोल देंगे, इसको y1 बोल देंगे, इसको y2 बोल देंगे। जब इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो देखिए सेम पैटर्न है, x1 x2 y1 y2। ठीक, आप लोग इसे कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग ने एग्जाम्पल 3rd सॉल्व कर चुका है सेम इसी पैटर्न पे। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि तो हमारे पास एक जो 6 नंबर एग्जाम्पल है, अगर एनसीईआरटी बुक की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर जो 6 है उसमें कह रहा है, उसको ध्यान से आप लोग अपनी किताब में देखिए। तो कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए
कि बिंदु 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में यानी 3:1 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। कहने का मतलब कह रहा है कि एक रेखा दी हुई है ऐसे करके, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है, ठीक। और कह रहा है कि और यहां पर एक मान लेते हैं हमारे पास क्या है, पी बिंदु है, और ये हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट देके रखा है कितना हमारे पास, एक दिया हमारे पास 4,-3 और एक हमारे पास दिया है कितना 8,-5 और कह रहा है और कह रहा है कि इसका m/n के रूप में विभाजित करता है। इस रेखाखंड को जो P बिंदु है वो m/n के फॉर्मेट में क्या करता है, विभाजित करता है, यानी बांटता है। और m और n का वैल्यू दिया है, कह रहा है कि 3 अनुपात मतलब 3:1 के अनुपात में क्या करता है, इसको विभाजित करता है। तो ये हमारे पास m की वैल्यू है, ये हमारे पास n की वैल्यू है, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y1 है और ये हमारे पास y2 है। अब हम लोग डायरेक्ट विभाजन सूत्र का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और उसमें सारे मान को रख देंगे और सॉल्व कर देंगे बस कैलकुलेशन में। चलिए देखते हैं, हम लोग विभाजन सूत्र में फॉर्मूला क्या पढ़ा था, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, हमको इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, इसका हमको निर्देशांक ज्ञात करना है कि पी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए हम लोग ने जो विभाजन सूत्र पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि mx2 + nx1 / m + n, और एक पढ़ा था क्या my2 + ny1 = m + n, और इसमें इसकी वैल्यू को हम लोग रखते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। m की वैल्यू हमारे पास 3 है इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास देखिए यहाँ से 8 है, n की वैल्यू हमारे पास 1 है और x1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, और m और n की वैल्यू 3 + 1 कर देंगे। अब यहाँ पर आते हैं, m की वैल्यू हमारे पास 3 है, y2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, और प्लस अगर बात करें n की वैल्यू हमारे पास 1 है और y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3 है। अब m + n यानी 3 + 1 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 8 × 24, सॉरी इसको हम लोग लिखते हैं ऊपर, ये हमारे पास हो गया 8 × 24 प्लस हमारे पास हो गया कितना, n की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखी है, कितना दे रखी है, 1 दे रखी है, 1 × 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 3 और 1 4 हो गया। अब बात करते हैं इसकी, 5 × 3 = कितना होगा 15 प्लस 3 × 1 = 3 यानी -3, और माइनस और प्लस और माइनस मिलके ये क्या हो जाएंगे, पूरा माइनस हो जाएंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास 3 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये 3 हो गया और यही हमारा इसका आंसर। बहुत आसान था। इसमें क्या कह रहा था कि एक रेखाखंड दिया हुआ है और इसका कोऑर्डिनेट भी देके रखा गया है, और कह रहा है कि एक बिंदु P है जो इसे 3:1 के रूप में विभाजित करती है। तो हमने इसको माना m, इसको माना n, और हमको x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पता है, हमने इस फॉर्मूला में रखा और ये आ गया, और इसका ये जो हो गया, ये क्या हो गया ये इसका निर्देशांक हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, की त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास अगर बात करें एग्जाम्पल नंबर 11 की, आपकी किताब की एग्जाम्पल नंबर 11 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको चलिए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है, -1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि हमारे पास ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये दिया है मान लीजिए A और B और C, और इसके शीर्ष जो दिए हुए हैं, जिसके कोऑर्डिनेट इसके दिए हुए हैं, कौन कौन से कोऑर्डिनेट है चलिए उसको देखते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो है -1, 1, -1, और जो B का मान लेते हैं, B का जो दिया है वो है -4, 6, और इसका बात करें अगर C का,
तो सी का जो कोऑर्डिनेट दिया वो क्या है -3 का -5, और कह रहा है कि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारे पास हमको पता है ये क्या है, हमारे पास x1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है x3 है, ये है y1, ये है y2 और ये है y3। ठीक, और हमको फॉर्मूला क्या पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हमको पता है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है कि 1/2, और हमने क्या किया था उस समय, x इंटू वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई और प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। और ये हमारे पास यहाँ पे सर्किल बनाते हैं, 1 2 3 करते हैं, एक बार चलते हैं 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। अब इसमें हम वैल्यू को पुट कर देते हैं और आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले x1 की वैल्यू हमको देखिए, x1 देखिए हमारे पास क्या है, ये x1 की वैल्यू कितनी है 1 है। y2 की वैल्यू हमारे पास 6 दी हुई, कितनी दी 6 माइनस y, ये हमारे पास 3 है। y3 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है -5, यहाँ पर है माइनस और -5 ये मिलके हो जाएंगे +5, प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास -4 दी हुई है और हमारे पास y3 की वैल्यू हमारे पास -5 है और -y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, प्लस x3 की वैल्यू हमको दे के रखी है कितनी -3 और y1 की वैल्यू हमारे पास दे के रखी है -1 और y2 की वैल्यू हमको 6 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है, ये कॉमन है 6 दे रखी है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/2 ये हमारे पास 1 हो गया, 6 और 5 11 हो गए, प्लस -4 को -4 ही रखते हैं ऐसे, और ये हो जाएगा कितना -6 प्लस -3, ये हो जाएगा -7। इसको हम लोग प्रेस करते हैं। अब इसको देखते हैं हम लोग ऊपर, क्योंकि नीचे हमारे पास जगह नहीं है। अब हम देखेंगे ऊपर, इसको यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारे 4 चौको 16 हो जाएगा, और ये है माइनस, ये है माइनस और प्लस मिलके यहाँ पर माइनस हुई, और फिर माइनस और माइनस मिलके हमारे पास प्लस हो गए, ये हमारे पास हो गया 16। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारे पास कितना -7, क्या हो गया -7, और ये प्लस माइनस माइनस -7 और -3 और -7, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7 21 प्लस का 21। अब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर जोड़ें तो ध्यान दीजिए 11 और 21 16, इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 1 7 और 7 8, हमारे पास 8, और यहाँ से जोड़े तो 2 और 1 3 और 1 4, जो हो गया 48। और यहाँ से अगर हम करें 48/2 कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 24 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा। इसको हम लोग आंसर को लिखते हैं वर्ग इकाई में। किसमें लिखते हैं? वर्ग इकाई में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 7.3 में हमको एक क्वेश्चन देके रखा है 2, 3 -1, 0 और 2, -4, ये एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए इसको हम लोग बोलेंगे x1, ये हो गया हमारे पास x2, ये हमारे पास हो गया x3, ये हो गया हमारे पास y1, ये हो गया y2 और ये हो गया हमारे पास y3। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है 1/2, किसका फॉर्मूला? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। 1/2 x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई और प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, और ये हमारे पास क्या हो गया बराबर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। आपको पता है एक सर्किल बनाएंगे, इसमें ऐसे करेंगे 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है। y2 की वैल्यू बात करें तो y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए यहाँ पर 0, और y3 की वैल्यू अगर बात करें तो यहाँ पर कितना है -4, और ये हमारे +4, इससे हो। ठीक, अब बात करते हैं x2 की वैल्यू हमारे पास कितना है -1 है, और y3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4 है, और माइनस, और यहाँ पर है क्या y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है।
प्लस x3 की वैल्यू बात करें तो हमारे पास 2 दिया हुआ है, और y1 की वैल्यू अगर बात करें तो हमारे पास 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर माइनस, और y2 की वैल्यू हमारे पास दी रखी है 0। अब चलिए यहाँ पर इसको ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ पर ध्यान से देखिए 1/2 है, ये 1/2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 ये हो गया 4 इंटू 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस ये हो गया हमारा क्या माइनस, और यहाँ पर बात करें तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये है माइनस, और ये हो गया -3 और -4, माइनस का 7, और 7 बन जाए 7, ये हो गया माइनस का, तो माइनस और माइनस मिलके हो जाते हैं प्लस, प्लस का 7 प्लस 2, ये हो गया 3 2 जा 6, और ये हमारे पास हो गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारे पास 1/2, 4 2 जा 8 प्लस 6 और 7 कितने हो जाएंगे 713, और यहाँ पर बात करें तो 1/2 13 और 8 हमारे पास कितने हो जाएंगे 8 13 और 8 हमारे पास कितने हो जाएंगे 21, और अगर बात करें यहाँ पर तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमारे पास कितना आएगा 21/2। ज्योमेट्री का वन सॉल्व, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले फॉर्मूलेज देखे, बेसिक कंसेप्ट क्लास 9 के भी कंसेप्ट को यहाँ पर हमने सीखा, और उसके बाद इसके एग्जाम्पल जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसको सॉल्व किया, एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल है उसको सॉल्व किया। अब इसकी अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने बुक की हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इसके कंसेप्ट को, इसके फॉर्मूले को आप अगर ध्यान से रखते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, 3 फॉर्मूले हैं और एकदम वेरी इजी क्वेश्चन है इसमें, तो आप इसे कर सकते हैं। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार हम क्लास 10th के हर एक मैथमेटिक्स के चैप्टर का वन शॉट लेके आ रहे हैं इस बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो उम्मीद करता हूं अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक के लिए जय हिंद।